पानी को आप जमा कर लो, ठीक है, और जमा कर सकते हो, और बाद में आप जो पानी आपका जमा है बारिश का पानी, वो आप गर्मी के सीजन में यूज कर सकते हो। फ्लड के टाइम में क्या होता है, जब बहुत ज्यादा अमाउंट पानी आ जाता है, तो अगर आपके पास जमा करने के लिए कोई ऐसा जगह नहीं होगा, तो जो फ्लड का वाटर है, ठीक है, वो सारा फ्लड का वाटर क्या होगा, आपके आसपास के इलाके में आ जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम लोग जनरली ये सब इसका फायदा है। तो ये तो नॉर्मल चीजें मतलब है। उसके बाद क्या है आपका कि पर्पस क्या होता है, कोई भी स्टोरेज वर्क जो हम लोग बनाते हैं उसका मेन पर्पस क्या क्या है, इससे क्या क्या हमें फायदा है, ठीक है। इसमें क्या है आपका कि सबसे पहली बात तो इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, आप पढ़े होंगे। इरिगेशन क्या है, इरिगेशन इज एन आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है। इरिगेशन में हम लोग क्या करते हैं कि क्योंकि होता क्या है कि जो नेचुरल जो रेनिंग सीजन होती है, ठीक है, उस पर आप पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रह सकते, डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो उस केस में क्या है आपका कि अगर आपके पास कुछ वाटर अवेलेबल है, तो आप अपने एज पर द टाइम कन्वीनियंस के अनुसार वाटर आप सप्लाई कर सकते हो अपने क्रॉप को, ठीक है। दूसरा, अगर हाई अमाउंट ऑफ वाटर रखते हो, कुछ हाइट पे रखते हो, तो वहां से आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कर सकते हो। दूसरा, अगर आसपास के इलाके में अगर स्टोरेज वर्क है, तो जो फ्लड आती है, क्योंकि फ्लड में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर आता है, तो अगर कोई ऐसा प्लेस आपके पास स्टोरेज वर्क नहीं होगा जहाँ पे उस वाटर को आप स्टोर कर सकते हो, तो उसके कारण फ्लड आ सकते हैं। इसलिए यानी कि जो डिस्ट्रक्टिव फ्लड, डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशकारी, ठीक है, यानी कि जिससे बहुत ज्यादा आपका नुकसान होता है, जो आपके लिए मतलब फायदेमंद नहीं है, ठीक है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात, जो नेविगेशन होता है, ठीक है, नेविगेशन मतलब वाटर में जो आपका जो वाटर मार्ग होते हैं वो आप कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपके पास वाटर स्टोरेज वर्क है, वहाँ पे वाटर आपका जमा हो जाएगा, ठीक है। तो जो डोमेस्टिक सप्लाई होता है आपका घर के लिए या इंडस्ट्री के लिए, आप इन्वायरमेंटल में पढ़े होंगे, डोमेस्टिक डिमांड, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, ये सारी चीजें आप कर सकते हो वाटर सप्लाई के रूप में। तो रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, जो आपका वाटर बॉडी होता है, कोई भी लेक है, पॉन्ड है, तो जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, एक्वेटिक एनिमल का वीडियो सब लोग ऑन कर लो, वीडियो बंद मत रखा करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो मैं सब, जिसका वीडियो बंद होगा उसे मैं हटा दूंगा यहाँ से। हेलो, वीडियो जिसका भी ऑफ होगा मैं हटा दूंगा, मतलब आप चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये क्लास रिकॉर्ड होती यस है, सर। जमा होता है, ठीक है। अब देखिए, यानी कि जो एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक का क्या मतलब होता है, यानी कि वैसे एनिमल जो कि आपके वाटर के अंदर में रहते हैं, ठीक है। आप पढ़े होंगे सारी चीजें, जो जलीय जलीय जीव जंतु जो होते हैं। तो अगर कहीं पे मान लीजिए कोई लेक है, नदी है, तो उस आसपास में आप ज्यादा पाओगे। टाउन एरिया में, शहरी एरिया में आप ये सब नहीं देखते होगे, लेकिन जहाँ पे नदी है, मान लीजिए तालाब है, उस समय क्या होता है कि एक्वेटिक एनिमल आपको आसपास में ज्यादा है, यानी कि एक्वेटिक एनिमल को आप स्टोर कर सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, अब देखिए जो रिजर्वायर होता है, यहाँ से आपका टेक्निकल चीजें वो तो हो गया कि उसका क्या फायदा है आपके पास, ठीक है। दूसरी बात, जो रिजर्वायर होती है, ठीक है, अब रिजर्वायर को हम लोग यूज के बेसिस पे, ठीक है, दो मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सिंगल, दूसरा मल्टीपर्पज। मतलब सिंगल का मतलब किसी एक ही काम में ले रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई सामान आप खरीद के लाते हो, मान लीजिए, अगर उससे केवल एक ही कोई पर्टिकुलर काम करते हो, ठीक है, तो वो हो गया आपका सिंगल। और मल्टीपर्पज मतलब बहुत सारा वर्क कर रहे हो उस रिजर्वायर से, मतलब कि डोमेस्टिक सप्लाई भी कर रहे हो, मान लीजिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन भी कर रहे हो, रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीपर्पज। अब देखिए, जो सिंगल है, सिंगल में दो तरह का हो सकता है, ठीक है। सिंगल के अंदर दो तरह का क्या हो सकता है रिजर्वायर, एक कंजर्वेशन और दूसरा फ्लड कंट्रोल। कंजर्वेशन रिजर्वायर जनरली हम लोग जस्ट सिंपली क्या करते हैं कि वाटर को स्टोर करने के लिए, जिस समय मान लीजिए पानी का अमाउंट ज्यादा फ्लो हो रहा है, ठीक है, जिस समय मान लीजिए कि फ्लड आ गया, मान लीजिए फ्लड में क्या होता है, फ्लड का क्या डिफिनेशन होता है, हाइड्रोलॉजी में पढ़े हो गया। फ्लड, फ्लड इज नथिंग बट द एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। एक लिमिट से अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर आ गया मान लीजिए आपके एरिया में, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लड बोलते हैं। और जिसके कारण आपका क्या होता है कि आसपास के इलाके में एक निश्चित सर्टेन लेवल से पानी ज्यादा हो जाता है, उसके आप फ्लडिंग आ जाती है। तो यानी कि वाटर को आप कंजर्व कर सकते हो, ये आपका कंजर्वेशन रिजर्वायर हो गया। वही लिखा है कि दीज आर कंस्ट्रक्टेड टू स्टोर द वाटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेस फ्लो फॉर फ्यूचर यूज। आप क्या करते हो कि जब एक्सेस फ्लो है, जब पानी ज्यादा आया, तो उस समय आप क्या करते हो, पानी को स्टोर कर लिया, और इन फ्यूचर आप क्या करोगे, अलग अलग पर्पज के लिए यूज कर सकते हो, जो भी करना है, डोमेस्टिक सप्लाई करना है या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए आप यूज कर सकते हो इन सारी चीजों को।
दूसरा है फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर। ए मैं आपको बता चुका हूँ कि फ्लड वाटर जो होता है जहाँ पानी सर ज्यादा। हाँ जी बोलिए। अजहर ज्वाइनिंग होना चाह रहा है, बोल रहा है रिक्वेस्ट आप कंफर्म नहीं कर रहे हैं सर। अच्छा बोलना फिर से करें एक बार। ठीक है। ठीक है। ठीक। ठीक। फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर नेम से क्लियर है कि ये क्या करेगा कि जो वाटर मान लीजिए जिसमें पानी ज्यादा है, जैसे अभी मान लीजिए अभी जो मानसून का सीजन चल रहा था, बहुत जगह सुन रहे होंगे कि बाढ़ आया था। तो जनरली क्या होता है, एक तो है, तो उस समय क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप रिजर्वायर बना कर रखे हो, स्टोर करके रखे हो, ठीक है, तो वाटर को क्या करेगा, आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है। तो इन सब केस में मल्टीपर्पज रिजर्वायर का ये मतलब है कि बहुत सारी चीजें है। ठीक है। मल्टीपर्पज में आप अलग अलग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए भी उसको यूज कर रहे हो, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए भी यूज कर रहे हो, इन सारी चीजों के लिए अगर आप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो इस तरह के रिजर्वायर को हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीपर्पज रिजर्वायर। अब देखिए ये जो आपको एक दिख रहा है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, ये दिख रहा है, बताना कोई क्या लिखा है, फैजान बताइए तो क्या लिखा है। जियोलॉजिकल फैक्टर। हाँ अब देखिए, चलिए ठीक है, अब आप सुनिए जो आपका, चलिए ठीक है, ये तो हो गया कि रिजर्वायर क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। लेकिन मान लीजिए रिजर्वायर ऐसा नहीं है कि जो नेचुरल रिजर्वायर अवेलेबल हो तो ठीक है, मान लीजिए नदी है कहीं पे, तालाब है, नेचुरल है आपका, उसमें उसके बनने बिगड़ने में आपने नहीं बनाया, ठीक है, वो जो नेचुरल जो ग्राउंड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसके बेसिस पे वो बन गया। लेकिन मान लीजिए अगर किसी पर्टिकुलर इलाके में नेचुरल रिजर्वायर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि हम जो आर्टिफिशियल रिजर्वायर बोलते हैं, आर्टिफिशियल रिजर्वायर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप कहीं भी बना दोगे, ठीक है, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है कि कहाँ पे बनाया जाना चाहिए, कहाँ पे नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है। तो क्या क्या फैक्टर है जो बनाने से पहले हम ध्यान में रखते हैं। ठीक है। रिजर्वायर के लिए अगर कोई जगह कि हाँ फलाने जगह पे हमें रिजर्वायर बनाना है, तो पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक अगर हमें रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या क्या फैक्टर ध्यान में रखते हैं, वो फैक्टर जनरली हम क्या क्या है जरा देखिए। सबसे पहली बात जियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, हफीजुर रहमान, मोहम्मद सारिक एंड मोहम्मद अजहर, तीन के तीनों आप वीडियो ऑन कर लेना यस सर। जल्दी से। अब देखिए, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सबसे पहला देखिए, वाइल सिलेक्टिंग द साइट, साइट का मतलब क्या होता है बताना इशरत, साइट का क्या मतलब होता है। सर साइट का मतलब जहाँ हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। हाँ मतलब जगह, ठीक है, बेसिकली मतलब जनरली साइट हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में ही यूज यस किया सर। जाता है। साइट पे जाना है, सुनते होइएगा लोग नॉर्मल जो बोलते हैं साइट पे जाना, तो साइट का सिंपल सा मतलब है वर्किंग प्लेस कह लीजिए एक तरह से, ठीक है, जहाँ और मेनली चूंकि कंस्ट्रक्शन में ज्यादा यूज होता है, ठीक है, यानी कि किसी भी कोई भी रिजर्वायर आपको बनाना है तो रिजर्वायर के लिए जगह सिलेक्ट करने से पहले, ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए उस जगह का, ठीक है, क्या क्या फैक्टर हम लोग कंसीडर करते हैं, ये सारा चीज जरा आप देख लीजिए। तो सबसे पहला है कि जियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, जियोलॉजिकल फैक्टर में क्या आएगा, अब देखिए जियोलॉजिकल फैक्टर मतलब आप पढ़े होंगे जियोलॉजी क्या होता है बेसिकली। जियोलॉजी में आप क्या पढ़ते हो कि मान लीजिए वहां आसपास का सॉइल क्या है, जियोटेक में, जियोटेक भी उसी का पार्ट है, जियोटेक में ही आपका जियोलॉजी आता है, वहां जो आसपास में मान लीजिए रॉक है, ठीक है, वो कैसा है। तो सबसे पहली बात, जो पहला फैक्टर है जियोलॉजिकल फैक्टर के अंदर, जियोलॉजी ऑफ द कैचमेंट एरिया, मतलब कैच, और अब आपको एक नया वर्ड दिख गया होगा, जियोलॉजी तो ठीक है, कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया क्या होता है, कोई बताना जरा। सर कैचमेंट एरिया जहाँ पानी को स्टोर करें। कैचमेंट, कैचमेंट एरिया क्या होता है बताइए। टोटल इरिगेटेड एरिया। अच्छा, जहाँ ज्यादा पानी होता है। हाँ सुनिए आप लोग देखिए, कैचमेंट एरिया का मतलब ये होता है कि जैसे एक जहां जहां से आपका पानी आ सकता है, ठीक है, जहां जहां से आपका पानी जो है
एक पर्टिकुलर प्लेस पे आ सकता है, ठीक है। उसे हम लोग बोलते हैं कैचमेंट एरिया, ठीक है। यानी कि आपको क्या देखना है, अब कैचमेंट एरिया के बारे में आपको देख रहा था। मान लीजिए कोई ऐसा जगह हो, कैचमेंट एरिया का सॉइल कैसा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कैचमेंट एरिया का सॉइल अच्छा नहीं होगा तो आपके रिजर्वायर का जो बेसिन का क्या मतलब होता है, बेसिन जो मान लीजिए हम लोग घर में भी यूज करते हैं, तो बेसिन क्या होता है, एक गड्ढा होता है कुछ हाइट का, एक सर्कुलर कह लीजिए या किसी भी शेप में, ठीक है। जस्ट सिंपल वर्ड में समझिए कि बेसिन का मतलब एक गड्ढा होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए उस बेसिन के चारों तरफ, ठीक है, उस बेसिन के चारों तरफ के एरिया में मान लीजिए अगर आपका जो कैचमेंट एरिया है, जो इलाका है, ठीक है, उसका सॉइल सही नहीं हो, यानी कि वो सॉइल क्या हो, सॉइल क्या करे कि जो वाटर आया, मान लीजिए बारिश से आया या फ्लड से जो पानी आया, वो सारा का सारा वाटर क्या करे, वो एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। यानी कि इनफिल्ट्रेट हो जाए, पर्कुलेट हो जाए, रन ऑफ ना हो, यानी कि रन ऑफ कम हो, तो यानी कि वहां पे वो आपके लिए सही नहीं है। तो वही लिखा हुआ है, इट इज वेरी इसेंशियल टू स्टडी द सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होल कैचमेंट एरिया। यानी कि जहां भी आप रिजर्वायर बेसिन बना रहे हो, उस रिजर्वायर बेसिन में जो भी कैचमेंट एरिया आपको पानी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, उसके सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको जानना है। यानी कि उस कैचमेंट एरिया में जो लॉस होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। लॉस मिनिमम का क्या मतलब होता है, आप हाइड्रोलॉजी में पढ़े होगे दो चीज, एक रन ऑफ होता है, दूसरा इनफिल्ट्रेशन होता है या पर्कुलेशन आप बोल सकते हो, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन या पर्कुलेशन क्या है, आपका वाटर जो आपका सॉइल के अंदर जाता है। अगर आपको, हाँ, अगर आपके रिवर बेसिन में आपको पानी ज्यादा चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए कि आपका रन ऑफ ज्यादा होना चाहिए, और रन ऑफ ज्यादा तभी होगा जब लॉस कम हो, ठीक है। तो वैसा सॉइल जहां पे लॉस कम हो, आसपास के कैचमेंट एरिया में लॉस मिनिमम होना चाहिए ताकि रन ऑफ मैक्सिमम हो, ठीक है। यानी वही चीजें लिखी गई है कि रन ऑफ वाटर शुड नॉट, और दूसरी बात, जो पानी हमारा आ रहा है, मान लीजिए जो वाटर आपका, मान लीजिए इस तरह से ग्राउंड है, यहाँ पे मान लीजिए कि आपका कुछ है, गड्ढा है, तो जो पानी मान लीजिए इधर से इधर से इधर से मान लीजिए गड्ढा में चारों तरफ से आ रहा है, वो बस केवल वाटर आना चाहिए, न कि अपने साथ साथ मिट्टी लाए, ठीक है, जिसको हम लोग सिल्ट बोलते हैं, जो आप कैनल डिजाइन में पढ़े होंगे, ठीक है। कैनल में पढ़े होंगे कि सिल्ट क्या होता है, सिल्ट जस्ट एक, जो आप बोलते हो ना, कोई कोई नदी में क्या होता है, आपका मिट्टी ज्यादा जमा हो गया तो उसके कैपेसिटी कम जाता है, तो वही लिखा है कि जो रन ऑफ वाटर है शुड नॉट कैरी एक्सेसिव सिल्ट, मतलब सिल्ट तो आएगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। सिल्ट और साउंड उसके साथ नहीं आना चाहिए, क्योंकि होगा क्या, मान लीजिए गड्ढा है आपका, उस जो बेसिन है आपका, रिजर्वायर बेसिन है, उसकी कैपेसिटी मान लीजिए 10,000 लीटर है, तो अगर 10,000 लीटर है तो इन दैट केस अगर आपका सिल्ट ही ज्यादा आ गया, ठीक है, तो सिल्ट ज्यादा आने से क्या होगा, उसके धीरे 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 क्या होगा, उसका लेवल ऊपर आता जाएगा। जैसे आप देखते होंगे गांव वगैरह में क्या होता है, चाहे कहीं पे अगर मान लीजिए कोई तालाब है, धीरे धीरे लोग, हम लोग क्या करते हैं, उसमें कूड़ा कचरा फेंकते जाते हैं, या धीरे धीरे अगल बगल का मिट्टी वहां पे जमा होता गया, मान लीजिए, उसके कारण क्या होता है कि उसका जो है डेप्थ जो है घटता जाता है, ठीक है, तो कैपेसिटी क्या होगा, फाइनली डिक्रीज कर जाएगा। ये बात समझ में आया आप लोग को? यस सर। तो वही तीन बात कि यस हम सर। जो हमारा कैचमेंट एरिया है, तो कैचमेंट एरिया का सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स हमको अच्छे से देखना है, और कैसा होना चाहिए, तो उस सॉइल में लॉस मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, ताकि रन ऑफ मैक्सिमम हो, और जो रन ऑफ वाटर आए, ठीक है, वो सिल्ट ज्यादा कैरी ना करे, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, वो तो हो गया आपका कैचमेंट एरिया का, ठीक है। अब जिस जगह पे आप बना रहे हो, ठीक है, एग्जैक्टली जिस प्लेस पे आप रिजर्वायर बना रहे हो या डैम बना रहे हो, ठीक है, अगर चूंकि डैम भी एक तरह का रिजर्वायर ही है, ठीक है, तो साइट ऑफ डैम शुड, जो साउंड वाटर टाइट रॉक फाउंडेशन पर्कुलेशन बिलो द डैम शुड बी मिनिमम। कहने का ये मतलब है कि जिस जगह पे आप डैम बना रहे हो, जैसे आप पढ़े होगे, साउंड वाटर टाइट का ये मतलब है जिस फाउंडेशन पे जगह पे आप बना रहे हो, वहां पे पानी जो है ना एंट्री ना करे, समझ रहे, लीकेज वगैरह जो हो वाटर को कम हो, ठीक है, और पर्कुलेशन नीचे में क्या हो, मिनिमम हो। पर्कुलेशन आप पढ़े होगे हाइड्रोलॉजी में, पर्कुलेशन, इनफिल्ट्रेशन, ये सारी चीजें। तो यानी कि जिस एग्जैक्टली जिस प्लेस पे आप डैम बनाने जा रहे हो, ठीक है, तो डैम एक तरह का आप कह सकते हो कि आर्टिफिशियल रिजर्वायर है, ठीक है, डैम नेचुरल नहीं है, डैम आप खुद बनाते हो, ठीक है, पानी को रोकने के लिए, स्टोर करने के लिए,
ठीक है। तो यानी कि अगर डैम कहीं पे आप बना रहे हो तो उस जगह पे क्या होना चाहिए कि जिस फाउंडेशन पे जिस जगह पे बना रहे हो वहां का जो सॉइल होना चाहिए वो एकदम वाटर टाइट होना चाहिए। वाटर टाइट का मतलब कि वाटर उसमें एंट्री ना करे और पर्कुलेशन मिनिमम हो। दूसरी बात, रिजर्वायर का जो बेसिन जो होगा, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। वही लिखा है कि देयर शुड नॉट बी एनी लीकेज फ्रॉम द रिजर्वायर एट नी आउटलेट, ठीक है। वही चीजें हैं, हाई रेसिस्टेंस होना चाहिए पर्कुलेशन ऑफ वाटर का, यानी कि वाटर जो अंदर एंट्री करता है सॉइल के लेयर्स में, अगर मान लीजिए आप जो बारिश होती है या कोई भी पानी मान लीजिए आप रखते हो तो धीरे धीरे क्या होता है, वाटर कुछ पानी आपका आगे बढ़ जाएगा, कुछ वाटर क्या हो जाए एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब मतलब सॉइल के लेयर्स में नीचे जाना, ठीक है। तो इस तरह को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्कुलेशन मिनिमम होना चाहिए। क्योंकि आपका टारगेट ये है कि आपको रन ऑफ ज्यादा मिले। रन ऑफ ज्यादा तभी मिलेगा जब आपका क्या हो, पर्कुलेशन मिनिमम हो। दूसरी बात, टोपोग्राफिकल फैक्टर, ये तो हो गया कि आपका क्या होना चाहिए, जियो जियो मतलब जो फर्स्ट वन जो हम लोग पढ़े जियोलॉजिकल फैक्टर, मतलब सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिकली मतलब सॉइल कैसा है, ठीक है, वहां का फाउंडेशन कैसा है। ये थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन जस्ट मैं बोल देता हूं, आप सुन लीजिए, ठीक है। टोपोग्राफिकल फैक्टर, टोपोग्राफी का क्या मतलब होता है जरा बताइए कोई आदमी, इशरत बताइए जरा, टोपोग्राफी का क्या मतलब होता है। हेलो अजहर। सर टोपोग्राफी का एक मैं बता रहा है जो ऊपर से यूज होता है, अब एग्जैक्टली नहीं यानी हाँ बोलिए बोलिए। हेलो सर टोपोग्राफी सर्वे होता है, जैसे एक लैंड को एक्यूरेट मतलब मैं क्या रखा जाता है। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ क्या होता है बेसिकली। टोपोग्राफी का मतलब ये होता है कि जहाँ पर रहते हो, प्लेन रीजन है या हिली रीजन है, ठीक है, स्लोपी एरिया है। आप पढ़े होगे टेरेन पढ़े होगे, ट्रांसपोर्टेशन जब आप पढ़े होगे उस समय में आप पढ़े होगे, ठीक है, कि प्लेन ट्रेन, रोलिंग ट्रेन, हिली ट्रेन, ये सारी चीजें, ठीक है। यानी कि टोपोग्राफी का ये मतलब है कि स्लोप कैसा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर साइड स्लोप वगैरह कितना होना चाहिए, सारी चीजें आपका पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, वो तो ठीक है कि ये यहाँ से आपको नोट्स अच्छा दिखेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, तो सबसे पहली बात कि रिजर्वायर क्या होता है ये आपको पता हो गया। दूसरा, रिजर्वायर का पर्पस क्या है वो आपको पता हो गया। चलिए ठीक है। अब रिजर्वायर दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल रिजर्वायर, दूसरा आर्टिफिशियल रिजर्वायर। नेचुरल रिजर्वायर है, चलिए ठीक है, वो तो खुद से जियोलॉजिकल जो फॉर्मेशन होता है अर्थ के स्ट्रक्चर में, ठीक है, जो चेंजेज आती है उसके कारण होती है। लेकिन मान लीजिए जहां पे नहीं है वहां पे आप आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट करते हो। तो जब आप आर्टिफिशियल रिजर्वायर कहीं पे कंस्ट्रक्ट करते हो तो वो डैम हो सकता है या नदी तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम आप नदी नहीं बना सकते हो, ठीक है। डैम हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, ये सारी चीजें। तो बनाने से पहले ऐसा नहीं कि हम कहीं भी बना देते हैं, ठीक है, उसके लिए कुछ फैक्टर हैं जो कि हमें ध्यान में रखना होता है, ठीक है। इन सारी चीजों को जब हम रखते हैं तो क्या है आपका इसमें कि जो अभी हम लोग पढ़े थे, ठीक है, सबसे पहला क्या पढ़े, जियोलॉजिकल फैक्टर। तो जियोलॉजिकल फैक्टर में पहला चीज था कि कैचमेंट एरिया का जियोलॉजी क्या होना चाहिए। तो कैचमेंट एरिया का जियोलॉजी ये होना चाहिए कि वहाँ जो भी सॉइल है कैचमेंट एरिया में, वहाँ पर रन ऑफ ज्यादा हो, लॉस कम हो, और जो रन ऑफ आए वो सिल्ट ज्यादा लाए, सिल्ट कम लाए। उसके बाद डैम साइड पे क्या होना चाहिए कि वाटर टाइट स्ट्रक्चर होना चाहिए, रॉक फाउंडेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर रिजर्वायर बेसिन हम बना रहे हैं तो किसी भी तरह का उसमें लीकेज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, टोपोग्राफिकल फैक्टर कि साइड स्लोप क्या है रिजर्वायर बेसिन में, ठीक है, ओपनिंग कैसा है आपका, ये सारी चीजें, ठीक है, क्योंकि थोड़ा कॉस्ट भी आपको देखना पड़ता है, ठीक है, कि अगर आप नैरो ओपनिंग दोगे, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, लेंथ घट जाएगा, लेंथ घटेगा तो सिंपल सी बात है कि कॉस्ट आपका कम होगा। साइड स्लोप
थोड़ा सा स्ट्रिप प्रोवाइड करने से क्या होता है कि सरफेस एरिया कम जाता है, ठीक है। अगर जितना आप स्ट्रिप दोगे थोड़ा सरफेस एरिया कमेगा, उसके कारण अनडिजायरेबल वाटर नहीं आ पाएगा आपका। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या रखते हैं। इसके अलावा भी एक फैक्टर है जो यहाँ पे आपको जरा लिखा हुआ है, इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है। फर्स्ट पेज में थोड़ा सा है कल्चरल फैक्टर है। कल्चरल फैक्टर का ये मतलब है कि वहां पे मान लीजिए बहुत ज्यादा पेड़ वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे आप रिजर्वायर बना रहे हो वहां पे बहुत ज्यादा पेड़ नहीं होना चाहिए, झाड़ी बुशेज का क्या मतलब होता है, जो छोटा छोटा झाड़ी वगैरह होता है, या वेजिटेशन वगैरह नहीं होना चाहिए, या मार्सी लैंड, मार्सी मतलब जो दलदला जो होता है, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। दूसरा बात, ऐसा नहीं कि कहीं भी मन किया बंद कर देंगे, क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए कहीं पे अगर एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है। अच्छा सुनाई दे रहा है ना, एक बार आप लोग हाथ उठाकर बता दीजिए तो। यस सर। अब ऐसा नहीं कि रिजर्वायर, क्योंकि रिजर्वायर या डैम जब आप बनाते हो तो उसमें बहुत सारा जगह, ठीक है, इन्वॉल्व होता है। जो एरिया जो हम लोग लैंड लेते हैं, आप सुनते हो कि इरिगेशन प्रोजेक्ट जो होता है, कोई मान लीजिए अगर डैम बनना है तो आसपास का बहुत सारा एरिया जो होता है मान लीजिए, और जनरली क्या होता है उतना ओपनिंग लैंड जो आपको मिलेगा वो एग्रीकल्चरल लैंड होता है, ठीक है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि उसको आपको जो वहाँ के मान लीजिए जो फार्मर होते हैं, जो किसान होते हैं, क्योंकि मान लीजिए उनके पास कम जमीन होती है, 1 बीघा 2 बीघा इस तरह से खेते हैं, तो लैंड एक्विजिशन फैक्टर, जो आप अधिग्रहण, एग्जैक्ट वर्ड जो है इसका मतलब लैंड एक्वायर करने में, ठीक है, क्योंकि लार्ज एरिया आप लेते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है, तो आप वैसा लैंड नहीं लो जिसका दाम ज्यादा हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो इकोनॉमिक फैक्टर भी आपको ध्यान में रखना है। इकोनॉमिक फैक्टर का यह मतलब है कि थोड़ा हाइट कम होना चाहिए। उसके अलावा जो उसमें मटेरियल जो आप यूज कर रहे हो, ठीक है, वो आसपास के इलाके में, ऐसा नहीं कि डैम झारखंड में बना रहे हैं, मटेरियल तमिलनाडु से ला रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि डैम मान लीजिए यहाँ बना रहे हैं, किसी ऐसा जगह पे बना रहे हैं, मटेरियल लाने के लिए हमको अब जितना खर्च मतलब बनाने से ज्यादा हमको ट्रांसपोर्टेशन का खर्च हो जाए, ठीक है, मटेरियल का रियल दाम जितना हो उससे ज्यादा पर ट्रांसपोर्टेशन का लग जाए। तो जनरली ऐसा प्लेस हम लोग अडॉप्ट करते हैं जहाँ पे क्या हो कि आपको थोड़ा मटेरियल जो है, ये सब, ये चीज आ गया समझ में सब लोग को, बताइए। यस सर। यस सर। यस सर। अब देखिए, चलिए ये तो ये हो गया कि हाँ कि रिजर्वायर का ऐसा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ ऐसा होना चाहिए। रिजर्वायर हमें जहां भी बनाना है वहां पे ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो इन सब चीजों को होने के लिए ऐसा तो नहीं कि बस मतलब कहीं पे आप रिजर्वायर बनाने जा रहे हैं तो एक प्रोसेस होगा ना चेक करने का, ठीक है। एक मतलब एक टर्म, जैसे मान लीजिए कि आपका एक, जैसे मान लीजिए कहा, एक सिंपल सा एग्जांपल आप समझिए कि कोई स्टूडेंट अच्छा है, ठीक है, तो स्टूडेंट अच्छा में ये होना चाहिए कि उस क्या गुण होना चाहिए कि मार्क्स उसे अच्छे आने चाहिए, जो बातें पढ़ाई जाती है सारा ध्यान से सुने, सब कुछ हो। तो इन सब चीजों को जांचने के लिए, ठीक है, एक पैरामीटर है। पैरामीटर क्या क्या है, मान लीजिए कि आप स्कूल आते हो, फिर आपका एग्जाम होता है, फिर रिजल्ट आती है, तो एक प्रोसेस है। सेम वे में कि उन सारे जो आप गुण पढ़े, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाने से पहले जांचने का, एक टेस्ट करने का कुछ पैरामीटर होगा, कुछ स्टेप होगा। तो ये वही चीजें हैं, इन्वेस्टिगेशन फॉर रिजर्वायर एंड डैम साइट, यानी कि किसी भी रिजर्वायर या डैम साइट जहां भी हमें बनाना है, ठीक है, तो बनाने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ सर्वे करते हैं, ठीक है, कुछ एक स्टेप फॉलो करते हैं। तो जैसे आप ये पढ़े होंगे ट्रांसपोर्टेशन में भी इस तरह का रिकनियंस सर्वे, प्रीलिमिनरी सर्वे, वही चीज है, बस मतलब पैरामीटर चेंज हो जाता है आपका, ठीक है। रिकनियंस सर्वे सिंपल सा है, रफ टाइप सर्वे है, वहां पे गए, ठीक है, हम ये देखते हैं कि अच्छा यहाँ भी स्टोर कर सकते हैं, यहाँ भी स्टोर कर सकते हैं, यहाँ भी स्टोर, मतलब जो 2-3 ऑप्शन है कि यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि मैप उठा लेंगे, अच्छा यहाँ चलो 4 जगह ऑप्शन है, यहाँ भी बनाया जा सकता है, यहाँ भी सकता है, यहाँ भी बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जाकर के वहां पे चारों जगह को एक बार देख लेते हैं, ठीक है, चारों जगह को देख लेते हैं। अब देखिए ये हो गया आपका रिकनियंस सर्वे। जैसे जैसे रोड में क्या होता है, यहाँ ये रूट एक बन सकता है, इसको एक बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं। उसके बाद क्या है आपका कि एक होता है आपका प्राइमरी सर्वे, ठीक है। अब प्राइमरी सर्वे में थोड़ा सा आप टेक्निकल काम पे ध्यान देते हो, ठीक है। वहां पे रिकनियंस में क्या था आपका कि आप मैप वगैरह यूज करते हो, सारी चीजें यूज करते हो। प्राइमरी के अंदर 3 चीजें आती है, इंजीनियरिंग सर्वे, देन जियोलॉजिकल सर्वे और हाइड्रोलॉजिक सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे में क्या आप करते हो
कि जो कंटूर मैप वगैरह बनाते हैं, आप सर्वे में पढ़े होंगे, प्लेन टेबल सर्वे या टेबल सर्वे, एरियल फोटोग्राफिक सर्वे, इन सब के से कंटूर मैप बेसिकली आपको क्या देता है? कंटूर मैप उस जगह का एलिवेशन देता है कि कोई जगह कितना आपका उसका आरएल क्या है बेसिकली, ठीक है, टेक्निकली कहा जाए तो उसका आरएल क्या है, यानी कि हो सकता है जिसका आरएल ज्यादा हो, उठा हो, जिसका कम हो, इन सारे कंटूर में वही लिखा गया है। कंटूर मैप से आपको पता चल जाएगा कि वाटर कितना स्प्रेड हो सकता है, वहां पे अरेंजमेंट क्या हो सकता है, कैपेसिटी क्या हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जो एरिया वगैरह, हाइट एरिया क्या हो सकता है, जो एरिया हमारा सबमर्ज करने जा रहा है, जिसमें पानी आप जमा करने जा रहे हो, ठीक है, वाटर स्टोर होने जा रहा है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। वही चीजें है कि प्राइमरी सर्वे गिव्स व्यू एट दिस स्टेज बीइंग अनइकोनॉमिकल, यहाँ से आपको उतना पता नहीं चलेगा, ठीक है, जस्ट ये। उसके बाद फिर से आप जियोलॉजिकल सर्वे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि सॉइल कैसा है, सॉइल के सरफेस वगैरह को आप देख सकते हो। फिर हाइड्रोलॉजिकल सर्वे, ठीक है, देखिए सब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई भी स्टोरेज बेसिन हम लोग को बनाना होता है, कंस्ट्रक्ट करना होता है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये निकालना है कि कितना वाटर वहां पे अवेलेबल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं भी आप बना दिए झूठ फूस का आप डैम बना दिए, वहां पे पानी स्टोर ही नहीं हो रहा है, उस इलाके में बारिश ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो सब जो हाइड्रोलॉजिकल सर्वे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जो एट द मोस्ट जो है हाइड्रोलॉजिकल सर्वे इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि जो वाटर लेवल कितना होगा फ्लड में। अब मान लीजिए वहां पे फ्लड आया ही नहीं, आप झूठ फूस का आप डैम कंस्ट्रक्ट कर दिए, उससे कोई फायदा ही नहीं है आपको, ठीक है, करोड़ों रुपए आप इन्वेस्ट कर दिए। अब देखिए उसके बाद जो थर्ड सर्वे है, डिटेल्ड एंड प्रिसाइज इन्वेस्टिगेशन। इन तीनों को करने के बाद आप अलग अलग जगहों का कि हाँ किसका कैपेसिटी ज्यादा है,